नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम चाणक्य स्पेशल। और चाणक्य स्पेशल में आज हम लेके आए हैं आपके साथ जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक राजनीतिक गर्मी और उन बयानवीरों की बयानबाजियां, जिसके दम पर फिर एक बार चुनावी समर में सभी राजनीतिक दल अपना दमखम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। चलेंगे बिहार में फिर से अपराधियों को एक बार नाको चने चबाने का जो जिम्मा डीजीपी साहब को सौंपा गया है, उसको लेकर बात करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से, जिसको लेकर आज लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से मोर्चा संभाले हुए हैं। यहाँ वह लगातार अपनी छवि के अनुरूप हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने का प्रभाव, साथ ही भारत की सड़कों पर हरे राम कृष्णा करते हुए दिखाई देने की बात योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में गए थे। उन्होंने कहा, मुझे वहां हेलीकॉप्टर से प्रचार के लिए निकलना था, लेकिन मौसम खराब था तो एयरपोर्ट के अंदर चला गया, और जैसे ही अंदर गया तो वहां पर सभी ने मुझे जय श्री राम से मेरा स्वागत किया। आइए देखते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया। राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से यहां पर आया हूं, प्रभु श्री रामलला की पावन धरा से, और पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अयोध्या में 5 सदी के बाद, यानी 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से अपनी पावन जन्मभूमि पर देव विग्रह के रूप में विराजमान हुए हैं। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर कमलों से 5 सदी का इंतजार समाप्त किया और अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान हुए। ऐसा नहीं कि प्रयास पहले न किया गया हो। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बने, रामलला फिर से विराजमान हो, इसके लिए 76 बड़ी लड़ाई हिंदुओं ने लड़ी, लाखों हिंदू बलिदान हुआ। इन बलिदानियों में क्या संत रहे हो, क्या निहंग रहे हो, क्या बैरागी रहे हो, क्या सन्यासी रहे हो, क्या सदग्रस्त रहे हो, चाहे राजे रजवाड़े रहे हो, महिलाएं रहे हो, युवा रहे हो, हर तबके के लोगों ने अपने आप को प्रभु रामलला के चरणों में बलिदान करके उनकी जन्मभूमि की मुक्ति के इस अभियान में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। बहनों और भाइयों, होना यह चाहिए था कि देश तब गुलाम था। विदेशी आक्रांताओं ने जब हमारी आजादी को कैद करके रख दिया था, तब तो माना जा सकता था कि मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, हिंदुओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। लेकिन 1947 में देश की आजादी के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तत्काल होना चाहिए था।
विवाद भी नहीं था। कांग्रेस की सरकार चाहती तो निर्णय लेती, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण करती, लेकिन विवाद नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने विवाद खड़ा करवा करके बैरियर खड़ा करवाए गए, नहीं होने दिया। राम मंदिर के विवाद का समाधान नहीं होने दिया गया। और याद करिए, कांग्रेस जिस समस्या का समाधान 65 वर्षों में नहीं कर पाई, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में उत्तर प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद और उनके आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 17 में, और 19 में अयोध्या में राम मंदिर का विवाद सदैव के लिए समाप्त हो गया। मैं इसीलिए कहता हूं, कांग्रेस ये समस्या का नाम है। देश की जितनी भी समस्या है, ये सब कांग्रेस ने दी है। देश के विभाजन की त्रासदी हो, देश के बंटवारे की त्रासदी हो, देश को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर कमजोर करने की ये कुत्सित चेष्टा रही हो, देश को आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद और अराजकता की भट्टी में धकेलने का कार्य रहा हो, देश में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद की दुष्प्रवृत्ति को फैलाने का रहा हो, ये सभी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस देश की समस्या का नाम है। अभी जैसा कि आपने सुना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चलते हैं बिहार प्रदेश के डीजीपी आलोक राज ने शनिवार को साफ तौर पर कहा कि पुलिस पीड़ितों के प्रति संवेदनशील और अपराधियों के प्रति सख्त है। संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया। वे शनिवार को दोपहर आरा पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस ऑफिस में जिले के अफसरों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर पूरी समीक्षा। डीजीपी बनने के बाद वो पहली बार समीक्षा बैठक के लिए आरा पहुंचे थे। एसपी और डीएसपी रैंक के अफसरों के साथ करीब 1.5 घंटे तक बैठक की। साथ में शाहबाद डीआईजी नवीन चंद्र झा भी मौजूद थे। करीब 12 बजे डीजीपी के पुलिस कार्यालय पहुंचे ही शाहबाद डीआईजी नवीन चंद्र झा और एसपी राज ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान डीजीपी को गार्ड ऑनर भी दिया गया। इसके बाद अफसरों के साथ बैठक शुरू की गई। 1.5 घंटे की बैठक चली। फिलहाल अपराध और अपराधियों को लेकर नए डीजीपी साहब सख्त नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि आखिर उनकी सख्ती से बिहार में अपराधियों को खौफ होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चाणक्य स्पेशल में अंतिम फेज के चुनाव प्रचार के दौरान शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक रैली की। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग 3 परिवारों कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने से थक चुके हैं। वे दोबारा वही व्यवस्था नहीं चाहते जिसमें नौकरियों में भ्रष्टाचार, भेदभाव। जम्मू कश्मीर के लोग अब आतंकवाद, अलगाववाद और खून खराबा नहीं चाहते। यहाँ के लोग शांति चाहते हैं। यहाँ के लोग अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लोग भाजपा सरकार चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि धारा 370 हटने के बाद जो बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है वो एक अभूतपूर्व बदलाव है और अब देश बदल चुका है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने ये बात जम्मू कश्मीर में जनसभा के दौरान कहा कि भारत अब चुप कर दब कर बैठने वाला भारत उसका मान। आइए सुनते हैं आखिर प्रधानमंत्री ने उस जनसभा में क्या कुछ कहा। भाइयों और बहनों, 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे। और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है।
इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार। साथियों, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के नेता और उनके परिवार बस वही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन, उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। अभी आपने सुना प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में अपनी जनसभा के दौरान क्या कुछ कहा। अब बात करते हैं कोरोना में मरने वाले कोरोना योद्धाओं को दिल्ली सरकार 1-1 करोड़ रुपए देने जा रही है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री आतिशी ने मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोरोना महामारी के दौरान मरने वाले 92 लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए की राशि दिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता और समाज की रक्षा करने का काम किया है, अपने जीवन का बलिदान दिया। इन लोगों के जज्बे को दिल्ली सरकार सलाम करती है और यही चीज है जिसकी वजह से दिल्ली सरकार उन लोगों को 1-1 करोड़ रुपए दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कोरोना महामारी पूरी मानवता के लिए भयानक संकट थी। उन्होंने कहा इस राशि से दिवंगत लोगों के परिवार के नुकसान की पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके परिवार को एक सम्मानजनक जीवन जीने का जरिया जरूर मिलेगा। सीएम ने कहा कोरोना महामारी के संकट में सभी के मन में डर पैदा कर दिया था, लेकिन हमारे कई लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए दिल्ली को इस संकट से उबारने का काम किया है और ऐसे लोगों को दिल्ली सरकार 1-1 करोड़ रुपए का सहयोग राशि देने जा रही है। फिलहाल चाणक्य स्पेशल में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे और कुछ नए विषयों के साथ आपके सामने आएंगे। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और अपने सुझाव अवश्य दें। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।